प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 4 टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। वो ऑलरेडी मैं इसका आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन इससे पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1 पे था अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस या आल्सो कॉल्ड पेएबल एक्सपेंसेस। मीनिंग ये है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड इन बिजनेस बट अगेंस्ट दीज एक्सपेंसेस वी हैव नॉट मेक द पेमेंट्स आर स्टिल आउटस्टैंडिंग कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। इसकी एडजस्टिंग एंट्री जो हमेशा होती है, जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा, पेएबल होगा, यानी कि एक्सपेंस बिजनेस के अंदर हुआ लेकिन उस एक्सपेंस की जो पेमेंट है, जो अमाउंट है, अभी तक पेमेंट नहीं की गई, आप उसकी एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो भी होगा उसी नेम से आप डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉइज बट नॉट पेड है, आप एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट, और जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस पेएबल है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉइज बट नॉट पेड, इसकी एडजस्टिंग पर्टिकुलर एक्सपेंस हमारा कौन सा है, सैलरीज एक्सपेंस हुआ बिजनेस के अंदर। इसका मतलब ये है कि बिजनेस के जो एम्प्लॉइज थे वो काम कर चुके, उनका जो रेमुनरेशन, जो उनकी सैलरीज रिवार्ड बनता है, उसकी पेमेंट नहीं की गई। एक तरफ एक्सपेंस इंक्रीज होगा, सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट, दूसरी तरफ ये एक्सपेंस अभी तक पेएबल है, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट। ये भी हो सकता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, हमने कोई बैंक से लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट वाजिबुल अदा है, उसका सूद वाजिबुल अदा है, उसकी पेमेंट अभी तक हमने नहीं की, ट्रांजैक्शन बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। फॉर एग्जांपल हमने रेंट पर दुकान या कोई भी चीज़ है जहाँ पे हमारे बिजनेस लोकेशन मौजूद है, उसका किराया रेंट ड्यू बट नॉट पेड है, हम लिखेंगे रेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू रेंट पेएबल। जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस पेएबल होगा उस एक्सपेंस को आपने डेबिट कर देना है, और पेएबल एक तरफ आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट होगा, और इंक्रीज इन लायबिलिटी जो होगा वो क्रेडिट होगा। इसके बाद अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हो गया। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस के बाद दूसरी जो एडजस्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू, आल्सो कॉल्ड रिसीवेबल रेवेन्यूज। रिसीवेबल रेवेन्यू इसका मतलब यह है सर्विसेज हैज़ बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द कॉरपोरेशंस, बाय द बिजनेस बट अगेंस्ट दीज सर्विसेज अमाउंट आर येट टू बी कलेक्टिबल कॉल्ड अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू, कॉल्ड रिसीवेबल रेवेन्यूज। फॉर एग्जांपल services has been given but against these services amount are not yet to be collected. Services rendered but amount is still collectible, amount is 1000। इट मीन्स कि हमने खिदमात सर अंजाम दी हैं, उन खिदमात के सिले के अंदर 1000 हमें मिलना है, लेकिन अभी तक हमें कलेक्ट नहीं हुआ, अभी तक आपने अमाउंट कलेक्ट करनी है। तो एक तरफ आपका रिसीवेबल है, रिसीवेबल आपका एसेट्स है, जब भी आपका एसेट्स के अंदर इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होगा, जिनसे अमाउंट आपने रिकवर करनी हो, फ्यूचर के अंदर वसूल करनी हो, उन्हें अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्यों कर वसूल हमने इनसे करनी है, अगेंस्ट रेवेन्यू, अगेंस्ट सर्विसेज रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज जब होगा, आपकी रेवेन्यू जब इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट। क्लाइंट्स के लिए आपने कोई भी खिदमत सर अंजाम दी हैं, लेकिन
जो आपकी खिदमात का सिला है अभी तक अगर आपको कलेक्ट नहीं हुआ तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट, जो भी सर्विसेज है जिस नेम से है उस सर्विस रेवेन्यू को आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो एक तरफ इंक्रीज इन एसेट्स है, दूसरी तरफ इंक्रीज इन रेवेन्यू है। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होता है, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट होता है। ये आपकी हो गई अनरिकॉर्डेड या रिसीवेबल रेवेन्यूज। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम इसको डिस्कस कर चुके। नंबर 3 पे एडजस्टमेंट थी। नंबर 3, एसेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसेस। एसेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसेस। आपका बिजनेस का कोई एसेट्स था, वो यूज्ड हो गया या वो उसकी लाइफ जो है ना क्या हो गई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी लाइफ जो है ना ख़त्म होती जा रही है। जो भी उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ थी उस पे आप डिवाइड कर ले। फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपने प्लांट लिया है 10 लाख का, उसकी एस्टिमेटेड 10 ईयर है। इट मीन्स कि 1 लाख वो हर साल क्या होगा, डिप्रिसिएट होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसेट कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसेस। जो आपका परमानेंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, वो डिप्रिसिएट होता है। जबकि फॉर एग्जांपल आपके करंट एसेट्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल से डाउट होता है कि फ्यूचर के अंदर हमें अमाउंट इससे रिकवर होगी या नहीं होगी। जो अमाउंट ना रिकवर होने का चांस है उसको भी हम क्या करते हैं, एसेट कन्वर्टेबल इनटू एक्सपेंस होगा। अनकलेक्टिबल एक्सपेंसेस डेबिट कर लेंगे, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट कर देंगे। या फिर बिजनेस के अंदर हमारा पास सप्लाईज सामान था, सामान मंथ के एंड पे क्या हो गया, यूज्ड हो गया, सप्लाईज यूज्ड, तो हम लिखेंगे सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट टू सप्लाईज क्रेडिट। फॉर एग्जांपल प्रीपेड रेंट था, हमने एडवांस के अंदर किराया दिया हुआ था, मंथ एंड पे आपका किराया जो है ना 1 मंथ का एडवांस एक्सपायर्ड हो जाएगा, ट्रांजैक्शन बन जाएगी, प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर देंगे, रेंट एक्सपेंसेस को डेबिट कर लेंगे। एसेट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल depreciation on building, हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस नॉन कैश एक्सपेंसेस है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट टू accumulated depreciation on building credit। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जब भी आपका एसेट कन्वर्टिबल इनटू एक्सपेंस होगा। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। परमानेंट एसेट्स था, वो यूज्ड हुआ, उसकी लाइफ ख़त्म हुई। फॉर एग्जांपल आपके पास बिल्डिंग थी, बिल्डिंग आपने बनाई थी 1 लाख की, उसकी आपने लाइफ मुकर्रर की है 10 ईयर। इट मीन्स के हर साल 10,000 हर साल का क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगी। इसकी वैल्यू आप डिप्रिसिएशन को चार्ज कर देंगे। इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक तरफ ये बिजनेस का एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे, दूसरी तरफ इसका जो कंट्रा एसेट्स है अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बैलेंस शीट में जाकर हम बिल्डिंग से अकम्युलेटेड डिप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। या इसके अलावा आपके पास सप्लाईज एसेट था, एडजस्टमेंट के अंदर उन्होंने लिखा सप्लाईज यूज्ड, कि आपका सामान यूज्ड हो गया, इस्तेमाल हो गया। आप एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। जब आपका एसेट्स एक्सपेंस के अंदर कन्वर्ट होगा, जिस नेम से है सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट टू सप्लाईज क्रेडिट। या फिर ये भी हो सकता है प्रीपेड रेंट, या फिर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, कोई भी हो सकता है। आपने बीमा की रकम एडवांस दी थी या आपने किराया एडवांस दिया था, नाउ एक्सपायर्ड है, अब वो एडवांस दिया हुआ आपका ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल प्रीपेड रेंट अगर ख़त्म होगा, आप करेंगे रेंट एक्सपेंसेस डेबिट और प्रीपेड रेंट एसेट्स आपका ख़त्म हो गया, एसेट आपका यूज्ड हुआ, एसेट को आप क्रेडिट कर देंगे, एसेट आपका कन्वर्ट होगा एक्सपेंसेस के अंदर। रेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रीपेड रेंट। अगर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड होता, हम एंट्री कर लेते इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। जब भी प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड की बात होगी, जब वो एक्सपायर्ड होगा, यूज्ड होगा, ख़त्म होगा, जिस नेम से है, फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपायर्ड हुआ, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रीपेड रेंट क्रेडिट। फॉर एग्जांपल अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हुआ, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस आप क्रेडिट कर देंगे। या इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास एसेट्स
अकाउंट रिसीवेबल था उस पे क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर अनकलेक्टिबल, जो अमाउंट आपको कलेक्ट ना होने का अंदेशा है, जो अमाउंट फ्यूचर में ना मिलने का चांस है, रिसीवेबल जिससे फ्यूचर के अंदर आपने अमाउंट रिकवर करनी थी, रिसीव करनी थी, उस पे आपको डाउट है कि 5%, 10%, 15%, 20% नहीं मिलेगा, फ्यूचर के लॉस को आज हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन करेंगे अनकलेक्टिबल एक्सपेंसेस डेबिट, अनकलेक्टिबल एक्सपेंसेस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट या अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट। एक तरफ ये आपका बिजनेस का एक्सपेंस बनेगा, दूसरी तरफ ये कंट्रा एसेट्स को हमने क्रेडिट किया। बैलेंस शीट में जाकर हम क्या करेंगे, इसको अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स को हमने अकाउंट रिसीवेबल से लेस कर देना है। जो सप्लाईज यूज्ड है वो सप्लाई से लेस होगा, जो प्रीपेड रेंट है वो जाकर बैलेंस शीट के अंदर जितना एक्सपायर्ड है वो उसमें से लेस हो जाएगा। जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एक तरफ एक्सपेंस दिखाएंगे इनको, जब भी आपका एसेट कन्वर्टिबल इनटू एक्सपेंस होगा, एक साइड पर आपने इनकम स्टेटमेंट में उसको एक्सपेंस शो करना है, बैलेंस शीट के अंदर आपने उसके मुतलका एसेट से उसको लेस कर देना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया था कि आपके पास नेचुरल एसेट्स भी होते हैं, नेचुरल एसेट्स को जब हम खत्म करते हैं, यूज्ड होते हैं, तो उसके लिए लफ्ज डिप्लीशन बोला जाता है। डिप्लीशन एक्सपेंसेस डेबिट टू अकोमोलेटेड डिप्लीशन जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। नेचुरल एसेट्स के लिए डिप्लीशन का लफ्ज यूज करते हैं। आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जब उनका यूज होगा, जब उनको आप राइट ऑफ करेंगे तो उसके लिए आप लफ्ज यूज करते हैं अमॉर्टिजेशन का लफ्ज यूज करते हैं। अमॉर्टिजेशन एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, डायरेक्टली उस एसेट को क्रेडिट कर लें या अलाउंसेस फॉर अमॉर्टिजेशन को क्रेडिट कर दें। या इसके अलावा आपके पास जो है ना डेफर्ड कास्ट है, यानी कि ऐसी एक्सपेंसेस जिनको आप डेफराल करते हैं, अगले साल के अंदर लेकर जाते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उसको ख़त्म करेंगे तो उसके लिए आप राइट ऑफ का लफ्ज़ जो है ना यूज़ करते हैं। उसके लिए इनकम समरी को डेबिट कर देंगे, उस एक्सपेंस जितना आपने उस एक्सपेंस को, उस डेफर्ड कास्ट को दिस मंथ के अंदर या दिस ईयर के अंदर राइट ऑफ किया है, उस एक्सपेंस को आपने क्रेडिट कर देना है। तो ये आपका हो गया एसेट कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसेस। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। एक तरफ आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसको एक्सपेंस दिखाना है, दूसरी तरफ बैलेंस शीट के अंदर मुतलका एसेट से लेस कर देना है। ये किन पे हो सकती है एडजस्टमेंट? अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट हो सकती है, परमानेंट एसेट्स के अगेंस्ट हो सकती है, इंटेंजिबल एसेट्स के अगेंस्ट हो सकती है, नेचुरल एसेट्स के अगेंस्ट हो सकती है, या फिर डेफरल कॉस्ट को जब राइट ऑफ किया जाएगा उस वक्त भी ये आपकी जो है ना एडजस्टमेंट हो सकती है। ये 3 एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद लास्ट पे जो आपकी एडजस्टमेंट है, लास्ट एडजस्टमेंट लायबिलिटीज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू। एक चीज़ आपकी पहले लायबिलिटी थी, अब वो रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये नॉन कैश रेवेन्यू है। ये आपके एसेट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंसेस, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि इनका कैश पहले ही लग चुका था, लेकिन अब आपने इस एसेट्स को यूज कर दिया, इस्तेमाल कर दिया, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। ये आपकी नॉन कैश रेवेन्यू है। इसके अगेंस्ट कैश आप पहले ही ले चुके थे, लेकिन अब आपने उसके अगेंस्ट सर्विसेज डिलीवर्ड की हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से एडवांस के अंदर रकम वसूल की और उसको ये प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में इसके अगेंस्ट आप उसको सर्विसेज डिलीवर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी से आप सर्विसेज डिलीवर करने की ट्यूशन फीस आपने एडवांस रिसीव कर ली और उसको कहा कि 1 मंथ में इसके अगेंस्ट मैं आपको सर्विसेज दूंगा। जब 1 मंथ ख़त्म हो जाएगा तो आपकी जो अनअर्नड फीस है वो अर्नड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब आप एडवांस वसूल करते हैं, एडवांस फीस रिसीव्ड, आप ट्रांजैक्शन उस वक्त करते हैं कैश डेबिट अनअर्नड फीस। एक तरफ आपका एसेट्स है, कैश आपका एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा। दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी है, जो कैश रिसीव्ड किया है इसके अगेंस्ट फ्यूचर में आपने सर्विसेज डिलीवर करने का वादा किया है। अब इस पे एडजस्टमेंट क्या होगी? आपकी लायबिलिटी है अनअर्नड, इस पे एडजस्टमेंट क्या है?
अनअर्न्ड फीस नाउ अर्न्ड। मतलब क्या हुआ, जो एडवांस फीस वसूल की थी, जो पैसे जिसके बदले में एडवांस वसूल कर लिए थे, उसके अगेंस्ट अब हमने सर्विसेज परफॉर्म कर दी, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ट्रांजैक्शन ये होगी, अनअर्न्ड फी, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी डेबिट, और फीस अर्न्ड जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। एक तरफ आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हुई, जब आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होगी, कम होगी, तो वो डेबिट हो जाएगी, और जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ये टोटल 4 एडजस्टमेंट हैं। ये 4 एडजस्टमेंट मैंने प्रीवियस भी समझाई थी, आज मैंने इसको रिवाइज कर दिया। अब मैं इसकी एडजस्टिंग इंटरेस्ट जो है ना आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है पेज नंबर 197 पे, एक्सरसाइज हमारे पास मौजूद है 4.2। सिक्योरिटी सर्विस कंपनी एडजस्ट्स एंड क्लोजेज इट्स अकाउंट एट द एंड ऑफ मंथ। सिक्योरिटी सर्विस कंपनी है, वो अपना हिसाब किताब मंथ एंड पे एडजस्ट करती है और अपना हिसाब किताब क्लोज करती है ऑन नवंबर 30। नवंबर 30 को एडजस्टिंग एंट्रीज आर प्रीपेड टू रिकॉर्ड। एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है, और एडजस्टिंग एंट्रीज इसमें दी गई हैं ABCDEF, 6 एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। इंस्ट्रक्शन उसके अंदर ये है, इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज एडजस्टिंग एंट्रीज अपॉन द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका या तो हम प्रॉफिटेबिलिटी मालूम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट, दूसरा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है बैलेंस शीट है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा, हम लिखते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम होगा। बैलेंस शीट के अंदर हम लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। अब उन्होंने ये ऑर्गेनाइज योर आंसर इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग द कॉलम हेडिंग शोन बिलो, मैंने वो लिख दी हैं, सिंबल I फॉर इंक्रीज, D फॉर डिक्रीज एंड NE फॉर नो इफेक्ट। वो कहते हैं अगर कोई आइटम आपका नेचर ऑफ अकाउंट जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, अगर इंक्रीज हो तो उसको I से ज़ाहिर करें, अगर डिक्रीज हो तो D से ज़ाहिर करें, अगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं है तो आप उसे NE से ज़ाहिर कर दें, नो इफेक्ट से ज़ाहिर कर दें। पहली एडजस्टिंग एंट्रीज है नवंबर 30 को, वो कहते हैं ये आपने एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है, मंथ एंड पे क्लोज हिसाब किताब है। नंबर 1 पे है डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर नवंबर। उन्होंने एडजस्टिंग एंट्रीज करने का नहीं कहा, मैं आपको साथ साथ समझा देता हूँ। एडजस्टिंग एंट्रीज ये होगी, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट accumulated depreciation credit। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, आपका एसेट डिप्रिसिएट हो गया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आपका एसेट कन्वर्टिबल इनटू एक्सपेंस है, जो भी मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाई। जब आपका एसेट कन्वर्टिबल इनटू एक्सपेंस है, यानी कि आपका एसेट कंज्यूम्ड हो गया, तो आपने क्या करना है, इससे आपका एक्सपेंस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका एसेट डिक्रीज हो जाएगा। जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो आपकी नेट इनकम डिक्रीज होगी। जब नेट इनकम डिक्रीज होगी तो ओनर इक्विटी भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब आपके पास रेवेन्यू जो एग्जिस्ट करता है, इस पे क्या होगा, नो इफेक्ट होगा, लायबिलिटी पे नो इफेक्ट होगा, क्योंकि ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री क्या थी, आपका एसेट्स कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस हुआ है। जब आपका एसेट कन्वर्ट, मैं यहाँ पे ऊपर समझाने के लिए लिख देता हूँ कि ये कौन सी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3 समझाई, एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस हुआ, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस। वो कहते हैं डिप्रिसिएशन हो गई है कि एसेट फॉर एग्जांपल हमने बनाया था फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, वो कहते हैं 10 साल या 5 साल तक चलेगा, हम तकसीम 5 करेंगे एनुअल डिप्रिसिएशन, फिर मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, डिवाइड बाई 12 कर लेंगे, मंथली जो है ना डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। जब भी आपका एसेट
कन्वर्टिबल इनटू एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस के अंदर कन्वर्ट होगा, तो उसका इफेक्ट ये होगा, आपका जो एसेट्स है वो डिक्रीज हो जाएगा और आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंस इंक्रीज जब भी होगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कमी वाक़ई होगी। जब आपकी नेट इनकम डिक्रीज होगी तो ओनर इक्विटी भी डिक्रीज होगी। दूसरी एडजस्टमेंट नंबर बी है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दैट हैज अक्रूड ड्यूरिंग नवंबर। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड है, कर्ज लिया होगा उसका इंटरेस्ट देना है, नवंबर 31 ड्यू है लेकिन पेड नहीं किया गया, इंटरेस्ट पेएबल। या फॉर एग्जांपल 6 मंथ के लिए लिया होगा, अभी 1 मंथ हुआ है, 1 मंथ में हम हिसाब किताब क्लोज करते हैं, इस मंथ का हिसाब किताब के अंदर लिख लेंगे, अभी उसके अदा करने का वक्त नहीं आया लिहाजा अदा नहीं हुआ। इसकी नरेशन इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ये आपका एक्चुअली मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख देता हूँ, ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर 1 है, ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस के नाम से जो मैंने समझाए थे, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस के नाम से। एक तरफ आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, दूसरी तरफ ये एक्सपेंस पेएबल है, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। अब रेवेन्यू पे आपका कोई इफेक्ट नहीं गया। जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो नेट इनकम डिक्रीज होगी, जब नेट इनकम डिक्रीज होगी तो ओनर इक्विटी डिक्रीज होगी और एसेट्स पे आपका किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आपका ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हो गया। नंबर 3 एडजस्टमेंट, रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग नवंबर विच हैज़ नॉट येट बीन बिल्ड टू कस्टमर। रेवेन्यू अर्नड है कि आप रेवेन्यू अर्न कर चुके लेकिन अभी तक आपने कस्टमर को बिल नहीं दिया और कस्टमर ने अभी तक उसके अगेंस्ट आपको रकम नहीं दी। इसका मतलब है अमाउंट येट टू बी रिसीवेबल है, जिससे अमाउंट रिसीव करनी हो हम लिखते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू अर्नड है तो हम लिखेंगे रेवेन्यू अर्नड क्रेडिट या सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे। अब एक तरफ यहाँ पे हमारा एसेट्स इंक्रीज है कि अमाउंट हमने रिसीव करनी है, दूसरी तरफ इसका हमें रेवेन्यू हुआ है सर्विसेज रेवेन्यू कि हमने खिदमात दी होंगी, सर्विसेज रेवेन्यू अर्नड क्रेडिट। एक तरफ रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो वो नेट इनकम भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जब नेट इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा बेनिफिट है ओनर इक्विटी के अंदर भी हम इंक्रीज कर देंगे। एक्सपेंस इसमें नहीं हुआ, नो इफेक्ट कर लेंगे। लायबिलिटी की बात इसमें नहीं है, नो इफेक्ट कर लेंगे। ये आपका सर्विसेज अर्नड बट अमाउंट नॉट रिसीव्ड, बट अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ये एक्चुअली क्या है आपका, जो मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 समझाई, अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू, रेवेन्यू अर्नड बट अगेंस्ट दिस रेवेन्यू अमाउंट हैज नॉट येट बीन कलेक्टेड। एडजस्टमेंट नंबर 4, सैलरीज पेएबल टू कंपनी एम्प्लॉइज विच हैव बीन अक्रूड सिंस द लास्ट पे डे इन नवंबर। सैलरीज अर्नड बाई एम्प्लॉइज है लेकिन पेमेंट नहीं की तो ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, एक्सपेंस आपका इंक्रीज है, किस नेम से है, सैलरीज के नेम से, सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट टू सैलरीज पेएबल और अकाउंट पेएबल क्रेडिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट, सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉइज बट नॉट पेड। अब ये एडजस्टिंग एंट्री हम पहले भी कर चुके, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस के नाम से। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है, ये एक्चुअली यहाँ पे आपकी वजाहत के लिए लिख रहा हूँ, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस हुआ, उसको अब हमने रिकॉर्ड किया, उसकी पेमेंट अभी तक हमने नहीं की। नंबर बी के अंदर जो कुछ आपने लिखा था ये भी वही बात है कि आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज होने से नेट इनकम डिक्रीज होती है, नेट इनकम डिक्रीज तो ओनर इक्विटी डिक्रीज हो गई है। दूसरी तरफ ये पेएबल है, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं है और रेवेन्यू पे भी आपका किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है। अब इसके बाद है नंबर ई, ये सेम एडजस्टमेंट है जैसे नंबर बी के अंदर की थी।
नंबर बी नो इफेक्ट, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, नो इफेक्ट, सेम है तो लिहाजा इसका इफेक्ट भी सेम होगा। नंबर ई एडजस्टमेंट है द पोर्शन ऑफ द कंपनी प्रीपेड इंश्योरेंस विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नवंबर। प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ नवंबर के मंथ का ख़त्म हो गया, ट्रांजैक्शन आपकी एडजस्टिंग एंट्री बनी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। आपका क्या हुआ? प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हुआ, एडवांस दिया हुआ जब महीना ख़त्म हो गया, एडवांस महीने का दिया हुआ आपका ख़त्म हो गया। एक्चुअली ये कौन सी एडजस्टमेंट है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं नंबर ए के अंदर। यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ एसेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस। अब जो आपने नंबर 1 के अंदर लिखा था एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस, ये सेम एडजस्टमेंट उसी तरीके से आप लिखेंगे। नो इफेक्ट, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, नो इफेक्ट और डिक्रीज। इंश्योरेंस एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो नेट इनकम डिक्रीज होगी, नेट इनकम डिक्रीज है तो ओनर इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट्स है, एसेट डिक्रीज है तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ऑलरेडी, क्योंकि नंबर 1 के अंदर उस वक्त डिप्रिसिएशन थी। अब क्या है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ना एक्सपायर्ड हुआ है। नंबर एफ, अर्निंग ए पोर्शन ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन एडवांस फ्रॉम ए कस्टमर। कस्टमर से जो एडवांस में रकम कलेक्ट की थी कि फ्यूचर में आप सर्विसेज परफॉर्म करेंगे, वो कहते हैं अब आपने उसके अगेंस्ट सर्विसेज परफॉर्म कर दे। एडजस्टिंग एंट्री लायबिलिटी कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू है अनअर्न्ड फीस डेबिट, फीस अर्न्ड क्रेडिट। अनअर्न्ड फी नो अर्न्ड। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री कौन सी बनी? नंबर 4 वाली, लायबिलिटीज कन्वर्ट इनटू रेवेन्यू। ये आपके समझाने के लिए लिखा, लायबिलिटीज कन्वर्ट इनटू रेवेन्यू, अनअर्न्ड फी डेबिट टू फीस अर्न्ड। आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो गया। रेवेन्यू इंक्रीज तो नेट इनकम भी इंक्रीज, नेट इनकम इंक्रीज, ओनर इक्विटी इंक्रीज, बाकी इसका नो इफेक्ट होगा। आज के बेटे यही लेक्चर था कि 4 एडजस्टमेंट का मैंने एप्लीकेशन सिखाया। इनकम स्टेटमेंट पे बैलेंस शीट में किस तरीके से अगर कोई आइटम इंक्रीज़ है तो आई से ज़ाहिर किया, कोई चीज़ डिक्रीज़ है तो मैंने डी से ज़ाहिर किया, अगर उस पर इफ़ेक्ट नहीं है तो मैंने नो इफ़ेक्ट्स के साथ ज़ाहिर किया, और साथ एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायरमेंट नहीं थी मैंने वो भी आपको समझा दी है किस तरीके से करते हैं। कल का जो हमारा लेक्चर होगा कि मैं ट्रायल बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट में एडजस्टिंग एंट्रीज़ को कैसे पुट करते हैं, उसका तरीका लॉजिक यही होगा। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट उससे कैसे ड्रा करते हैं, वर्कशीट समझाऊँगा। थैंक यू।